अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जुमे को वजारत ख़जाना ने सरकारी मलकियती में चलने वाले जो इदारे हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात किए गए हैं। जो सबसे अहम बात है, खुद वजारत ख़जाना ये कह रही है कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनके जो बढ़ते कर्जे हैं या डेट है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अंडर थ्रेट है। और वो क्यों है, इसी के हवाले से आज बात करेंगे। और जो सबसे मेरे ख्याल में, मैंने जैसे कहा शहबाज के होशरुबा इंकिशाफात हैं कि आम अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए कि ये जो सरकार की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, अगर पिछले माली साल 1 रुपया सरकार ने उनको दिया तो उसके रिटर्न में हुकूमत को या कौमी खजाने को सिर्फ 1 पैसा ही मिला। तो मतलब इतना बड़ा नुकसान जो है हुकूमत और कौमी जो खजाना है वो बर्दाश्त कर रहा है। कामरान, सबसे पहले तो तारीफ वजारत ख़जाना की और इसके सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की, जिसने इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है। और ये जो रिपोर्ट है ये हुकूमत के ही अगेंस्ट है, लेकिन मेरिट के ऊपर है। अमूमी तौर पर हम इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो वो मेरिट के ऊपर बात नहीं करते, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे दिस इज़ अ वंडरफुल रिपोर्ट। और इसमें मैं एज अ जर्नलिस्ट, हमें जो स्टोरीज मिलते हैं वो अपनी जगह पे हुकूमत को खुद इस रिपोर्ट को पढ़कर अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जो सरकारी मलकियती इदारे हैं, बेसिकली टैक्स पेयर्स के पैसे से ये चलते हैं, इनके हालात हर साल ख़राब हो रहे हैं। और ये जो माली साल 2024-25 है, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला मुकम्मल माली साल है। आपको पता है कि अप्रैल 2024 में वो गवर्नमेंट में आए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो पहला बजट दिया वो जून 2024 में दिया, जिसका आउटकम ये आपको रिपोर्ट दिखा रही है। आपने सुना होगा पावर मिनिस्टर को, वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर ख़जाना को तारीफ़ें करते हुए कि हमने बहुत ज़्यादा गवर्नेंस की इस्लाहात जो है इंट्रोड्यूस करवाई हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है उन सारे दावों के ऊपर पानी फेर देती है। जो सबसे बड़ा क्लेम यहाँ पे, जो बल्कि एक शॉकिंग है, कि जितनी भी एक फिस्कल सपोर्ट इन इदारों को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दी, अगर 1 रुपया दिया तो 1 रुपये के ऊपर उनको जो रिटर्न मिला वो 1 पैसे का मिला। तो ऐसी सूरत में तो ऐसे इदारों को बगैर प्राइवेटाइजेशन के ही बंद कर देना चाहिए। बट उससे बढ़कर जितना कुछ भी हो रहा है, जो भी इनकी बैड गवर्नेंस है, इनके बोर्ड्स के ऊपर बड़े बड़े बाबूज बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ पे वो लाखों करोड़ों रुपया सालाना उनको बोर्ड की फीस मिलती हैं। तो जो वजारत ख़जाना का मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग कमेंट था वो ये था कि इन इदारों की वजह से, इनका जो बढ़ता हुआ कर्जा है उसकी वजह से पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दैट इज अंडर थ्रेट। दिस इज अ वेरी ग्लेयरिंग कमेंट एंड कमिंग फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री इट इज नॉट अ स्मॉल कमेंट। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इन अ सेंस कि वजारत ख़जाना, आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की लॉन्ग टर्म से बात कर रही है। अब वही वजारत कह रही है कि नहीं, ये जो इदारे ये हमें ले बैठेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना। आई थिंक ये अच्छी बात है। आमतौर पर जो हमारे हुकूमती इदारे होते हैं, ज़ाहिर है कि वो पॉजिटिव पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनके जो नुकसानात हैं वो हमारी मईशत के लिए, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा ही है क्योंकि एक तरफ से हुकूमत जो है आवाम से या बाकी टैक्स इकट्ठा करती है, तो ये ऐसे ही है कि आप जैसे छन्नी में पानी डालते जाएं, आप पानी डाल रहे हैं तो वो पानी निकलता जा रहा है, तो ये ब्लीड कर रहा है ना आपकी इकोनॉमी को, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने चंद दिन पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था और अखबार में भी कि उस वक्त की रिपोर्ट तो बाकायदा रिलीज नहीं हुई थी, हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि इनके जो नेट लॉसेज हैं 1 साल के अंदर, उसमें 301% इजाफा हुआ नेट लॉसेज में 1 साल के अंदर, विच इज़ एन अलार्मिंग नंबर और इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इसमें कामरान, अगर फिस्कल सपोर्ट की बात करें, नाज़रीन, पिछले साल हुकूमत ने जो टैक्स पेयर्स का पैसा था, जो लोगों की वेलफेयर के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, उनकी शेल्टर, उनकी सेहत, उनकी तालीम के ऊपर खर्च होना चाहिए था, उस पैसे में से इन्होंने पैसा निकाल कर 2100 अरब रुपए की फिस्कल सपोर्ट इन इदारों को दी, जो उससे पिछले साल के मुकाबले में 34% ज्यादा थी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इन इदारों को
कि ये जो इदारे चलते रहें, ये डिफॉल्ट ना करें, इनकी ज़रूरियात पूरी होती रहें। इस फिस्कल सपोर्ट के अलावा इनको 2200 अरब रुपए के बराबर सॉवरेन गारंटीज दी गई। मतलब ये हुकूमत की गारंटी के ऊपर ये जाके कमर्शियल बैंकों से कर्जा उठा लें। वो भी अगर आप देख लें उसमें 52% एक साल के अंदर इजाफा। बट जो भी हुकूमत इनको देती रही और किस मद में देती रही, इनको ग्रांट्स मिली, इनको सब्सिडीज मिली, इनको कर्जे मिले, इनको सॉवरेन गारंटीज मिली, और बदले में जो हुकूमत को मिला टैक्सेस मिले, डिविडेंड्स मिले, लेवीज, रॉयल्टीज, इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो वो सिर्फ कितनी थी नेट, अगर ये फिस्कल सपोर्ट को आप माइनस कर दें, 41 अरब रुपए की इनको हुकूमत को नेट कैश जो मिला है इन इदारों से, 41 अरब का। और ये उससे पिछले साल से कितना कम था, 91%, क्योंकि 2023-24 का जो साल था जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ये नंबर कुछ 458 अरब रुपए था, और ये उससे कम होकर 41 अरब रुपया रह गया। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये जो कंपनीज हैं जितनी भी, ये जो अपने रेवेन्यूज अर्न कर रही हैं और जो इनके ऑपरेशंस हैं उसकी क्या सूरत हाल है, जो इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, अगर ये 100 रुपया ये कंपनियां खर्च करती हैं तो इनको जो रेवेन्यू 100 रुपए के ऊपर मिलता है वो 80 रुपए मिलता है। इससे ज्यादा तबाही की जो सूरत हाल है कामरान वो नहीं हो सकती, और इसमें कोई भी जो सेक्टर है वो इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है। ओवरऑल तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। जो सेक्टर इस वक्त शदीद खतरात में, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, उसमें आपका ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, पावर सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यू नेम एनी सेक्टर जो गवर्नमेंट की मलकियत के अंदर है, और वो इस वक्त जो है वो एक शदीद खसारे की उसकी जो है वो सूरत हाल बनी हुई है। और अब ये जो रिपोर्ट तो अच्छा काम किया वजारत खजाना ले आई है, और अदरवाइज भी बातें अपनी जगह पे प्राइम मिनिस्टर भी और ये गवर्नमेंट दावे तो करती रहती है, वो पावर सेक्टर हो, बाकी जितने शोबे हों कि उसमें इस्लाहात लानी है। आपने खुद कहा कि बोर्ड ऑफ जो इनके बोर्ड्स हैं इनके ऊपर प्राइवेट लोगों को लाने की भी कोशिश की, लोग आए भी, लेकिन जो कारकर्दगी है वो बेहतर होने के बजाय मजीद तनज़ली की तरफ बढ़ रही है। तो इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए क्या हम समझेंगे कि वेकअप कॉल है कि खुद वजारत खजाना जब कह रही है, अब तो बात यहां तक आ गई है कि ये आपकी मईशत के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, और ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, बट कमिंग फ्रॉम देम कि अब खुद वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बात होती रही, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक ब्लैक होल है। तो क्या इस रिपोर्ट के बाद ये सिर्फ रिपोर्ट आ गई, हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया, बाकी टेबलों में चली जाएगी और बस आर्काइव में चली जाएगी, या इस पे कोई एक्शन भी होगा? मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई खास एक्शन होगा। अब ये रिपोर्ट आपको पता है क्यों आती है, ये सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट पता है आपको क्यों बना है? क्योंकि इसके पीछे भी गैर मुल्की कर्जा था। इसके ऊपर भी वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज्यादा फोर्स किया, एडीबी ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फोर्स किया, IMF इन चीजों को रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है, तो इसलिए इनको बहुत सारी रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं। लेकिन वो रिपोर्ट ये हो सकता है फिर अदरवाइज गवर्नमेंट खुद ये रिपोर्ट्स ना आती, लेकिन इसमें हाँ खुद शायद ना आती, बट ये हल्की रिपोर्ट भी दे सकते थे। जो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को, वजारत खजाना में उन्होंने बड़ी तगड़ी रिपोर्ट बनाई है, और बहुत कम अरसे के बाद मैंने ऐसी रिपोर्ट देखी है फ्रैंकली, जिसमें हर तरह का उसके अंदर एनालिसिस दिया हुआ है। और इसमें जो आपने बात की प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट की वेकअप कॉल, नहीं, उसकी वजह यह है कि जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो खा गई है इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम को इन्होंने इन बोर्ड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से ये हेफ्टी जो फीस ले रहे हैं, कुछ जगह पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, कुछ जगह पे ये जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं है फिर भी बैठे हुए हैं। एक अजीब सी एक सूरत हाल बनी हुई है। जो आप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे 6-7, जिसमें जो कि बाईलैटरल है, किसी में कुवैत आपका पार्टनर है, किसी में सऊदी अरेबिया है, किसी में कोई और UAE है, उसके अंदर भी जो सूरत हाल है वहाँ पे अपने मन मर्जी के लोग बैठाए, वजारत खजाना ने बैठाए हुए हैं जिसने ये रिपोर्ट लिखी है, इनके एडिशनल सेक्रेटरीज वहाँ बैठे हुए हैं, और बुरी हालात है वहाँ पे, और लोगों को वहाँ पे सो कि एक ऐसे बोर्ड के ऊपर सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि उसके जो चेयरमैन थे जो फॉरेन नेशनल है, उन्होंने थ्रेट किया कि अगर आपने ये सूरत हाल आपने इसी तरह हम पे आपने अपनी चीजें आपने ठोंसने की कोशिश की तो फिर हम इस पे रिटेलिएट कर सकते, इतनी सूरत हाल खराब थी। अब आप कर लेते हैं इवन जो प्राइवेट सेक्टर से भी लोग हैं, जो पावर सेक्टर के ऊपर खास तौर पर अगर आप देखें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने प्राइवेट सेक्टर से बड़े शानदार बंदे लेके आए, और एक दो जगह पे इंप्रूवमेंट भी आई है। फैसलाबाद के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, फैसलाबाद डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है। अच्छा, इसके अंदर लेकिन जो ये रिपोर्ट हमें क्या बता रही है, पावर सेक्टर की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अपने बिजनेस प्लान सबमिट किए हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, ना सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हैं, वो कह रहे हैं कि इवेंट बेस्ड हैं, और इवेंट बेस्ड ये प्लान लेके आते हैं और फिर ये उम्मीद अच्छाई की उम्मीद करते हैं, मतलब खुद ही हो जाएगा। और उनके जी एनालिटिकल प्लान ही बनाने की इनके अंदर अहलियत नहीं है। बड़े इन्होंने हार्श कमेंट्स किए हैं। नाज़िम, मैं सिर्फ एक दो जुमले अगर पढ़ दूं आपको,
ये रिपोर्ट से मैंने इसको किया है कॉपी। रिपोर्ट में लिखा है कि, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से, कि बिजनेस प्लान सबमिटेड बाय पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टेंड टू बी डिस्क्रिप्टिव रादर देन एनालिटिकल। और इसके साथ वो कहते हैं द प्लान ऑफन list intended activities such as improving recoveries or reducing losses but fail to model the financial impact of such intervention। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। discourse plans frequently omit essential financial planning elements including capital prioritization, sequencing of loss reduction investments and modeling of returns on investment। मतलब सब कुछ जो है वो बस चल रहा है कि सब अच्छा हो जाएगा, हमारी नीयत ठीक है, और प्लानिंग जो है वो एनालिटिकल ज़्यादा, और अच्छाई की उम्मीद है, अच्छा काम शायद उस तरीके से काम रहा नहीं हो रहा। सच ए पोर स्टेट ऑफ अफेयर्स, दिस डिनाइज द गवर्नमेंट ऑफ एनी क्लेम of bringing any kind of improvement in the affairs of these SOEs। और इसमें अब हमारे एक और भी बड़ा मसला हो गया कि हमारी खिचड़ी सी पकी हुई है। हम जो मार्केट बेस्ड मॉडल इनका कॉर्पोरेशंस को चलाने के लिए वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, साथ रियासती मॉडल को भी लेके आते। एक अजीब सा एक जो है ना वो यहाँ पे एक निज़ाम चल रहा है जो किसी सूरत भी सही रास्ते पे नहीं है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर जो हमारी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होती हैं कि जहाँ पे हुकूमत का जोर चलता है कि कभी जो सोलर की पॉलिसी है उसको आप तब्दील कर दें, अगर असल हम मसले की तरफ जाएं, ये जो अरबों खरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं ना, अगर यहाँ पर रिफॉर्म्स ले हैं तो शायद हुकूमत को इस तरह के फैसले जो इनकंसिस्टेंट करते हैं वो ना करने की भी जरूरत पड़े और उसका फिर पॉलिटिकल बैकलैश भी ना आए। बट लेट्स सी, रिपोर्ट तो चलें एक कोशिश की है वजारत खजाना ने, हुकूमत ने खुद ही उनको अपना एक उन्होंने आईना दिखाया है। बट जिस तरह शहबाज कह रहे हैं कि शायद इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, बट हमारा काम है कि एटलीस्ट इसको जरूर हाईलाइट करें। यू नेवर नो कि शायद जो हमारे फैसला साज हैं उनको ये ख्याल आ जाए कि बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच जो है वो अब नहीं चलेगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है और इसके हवाले से क्या जो IMF ने शराइत पाकिस्तान के ऊपर लगा रखी हैं, किस हद तक हमने उस पर अमल दरामद किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। IMF का जायजा मिशन इस महीने की 25 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहा है और दौरे का मकसद पाकिस्तान को जो अगली किस्त जारी होनी है उसके हवाले से वो यहाँ पर जायजा लेगा। हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, जो शराइत IMF ने आयद की थी, किस हद तक पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद किया। और दो तरह की शराइत होती हैं, एक तो ओवरऑल जो प्रोग्राम की शराइत हैं और वो कोई बचायत हैं, उसके हवाले से वो रिव्यू करेंगे, और फिर जो मेन जो फिस्कल आपकी जो साइड है और उसके हवाले से जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि 5 में से 3 जो शराइत हैं उन्होंने पूरी कर ली हैं। तो डज दैट मीन कि जब IMF कमीशन यहाँ पे लैंड करेगा तो को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सामना नहीं करना पड़ेगा इस किस्त को भी अप्रूव करवाने के लिए, या देयर इज़ अ प्रॉब्लम? एक तो ये कि आपने एक बहुत बड़ा, अभी आपको पता नहीं, आपने इतना बड़ा एक जो रियासत का राज था, कौमी राज, वो आपने अभी डिस्क्लोज किया है, 25 फरवरी वाला। आपको पता है कि ये डेट कितनी सीक्रेट है? अच्छा। इसका कितना पहरा दिया जाता है कि IMF की टीम कब पाकिस्तान आएगी, किससे मिलेगी, कितने दिन यहाँ पे रहेगी, और आपने बड़े आराम से कह दिया कि 25 फरवरी के खिलाफ अगर कोई ये सीक्रेट एक्ट लगा तो मैंने तो कहना कि डेट तो आपने मुझे बताई थी, मुझे नहीं पता था। आपने बताई है मुझे, मैंने अभी तक बोली नहीं, आपने बोल दिया। आपको पुराना स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए मैं तो बताऊंगा, डेट आपने मुझे बताई थी, मुझे तो 25 फरवरी। चले फिर दोनों मिलके कर लेते ना जुर्म। 25 फरवरी को वो कराची आएंगे, वहाँ पे मुलाकातें उनकी स्टार्ट होंगी। फिर 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक IMF का जो मिशन है वो इस्लामाबाद में, अगर यहाँ पे वफाकी हुकूमत से मुलाकात होगी। ये जो कराची जाने का जो ट्रेंड है, गलत ट्रेंड शुरू हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जैसे पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है तो वहाँ पे उनसे जाके सेपरेट मीटिंग्स करते हैं। फिर वहाँ से प्राइवेट सेक्टर से भी इनकी कुछ मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं, कुछ जो ये बिजनेस की जो एसोसिएशन उनसे भी हैं। बट जो मेन जो गेम होगी वो इस्लामाबाद के अंदर होगी। अब पता नहीं स्टेट बैंक पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है, एज पर दिस प्लान लगता है कि शायद कोई लहदा कोई बना हुआ है हमारा आइलैंड जिस पे ये सारा काम हो रहा है। ओवरऑल जो असेसमेंट है इस रिव्यू की, जो 25 से लेके, मतलब 25 को तो वो लैंड करेंगे, 26 से लेके 11 तक, वो ये है कि शायद इतनी ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किलात ना पेश करनी पड़े। इस्लाहात के हवाले से जैसे अभी हम बात कर रहे थे उसके ऊपर IMF के कंसर्न ज़रूर होंगे, उसमें 2-3 बड़े एरियाज हैं जिसके ऊपर बात करते हैं। बट एसेंशियली अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीद है,
तो इनको $1 अरब की एक चौथी कर्जे की किस्त मिलेगी $7 अरब के प्रोग्राम में से, कोई 20-22 करोड़ डॉलर की कर्जे की किस्त मिलेगी जो क्लाइमेट की फैसिलिटी है। तो $1.2 बिलियन के अराउंड पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा ये। बट इस वक्त ये कहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान खड़ी की हुई है, जैसे कि आपने फिस्कल का भी कहा, इसके अलावा कोई मॉनेटरी भी कंडीशंस होती हैं, नेट इंटरनेशनल रिजर्व से रिलेटेड, नेट डोमेस्टिक एसेट बैंकिंग सेक्टर के कितने होंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी। फिस्कल के ऊपर नाज़िम जो सूरत है, जो 5 बड़ी शराइत हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर होती है, उसमें से 3 मीट हो रहे हैं और बड़े अरसे से 2 जो है वो हर दफ़ा मिस हो जाती है और IMF भी आंख बंद करके पाकिस्तान से चला जाता है। एक शर्त यह है कि प्राइमरी आपने सरप्लस जनरेट करना है। प्राइमरी सरप्लस का मतलब यह है कि आपके कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जितने आपके महसूलात बच जाते हैं वो आपके जो है काफ़ी होने चाहिए आपके अखराजात से एक हद से ज़्यादा। तो 3200 अरब रुपए का हदफ था 6 माह के लिए, जुलाई दिसंबर का रिव्यू होगा, और 4100 अरब रुपए का कैश सरप्लस, सॉरी ये प्राइमरी सरप्लस हुकूमत ने जनरेट किया। अब देखने को तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अगर, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखें तो ये आपको कैश सरप्लस या सॉरी प्राइमरी सरप्लस इसलिए नजर आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एनुअल प्रॉफिट है वो यहाँ पे एक दफा वो कैलकुलेट हो गया है और ये सस्टेनेबल नहीं है। स्टेट बैंक के प्रॉफिट जो हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद उनकी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि प्राइमरी सरप्लस का जो सालाना हदफ है वो हासिल करना मुश्किल होगा। दिस कुड बी ए क्रिटिकल एरिया जहां पे IMF कुछ पाकिस्तान को करने के लिए कह सकता है। बट इसके साथ जहां पे स्टेट बैंक का प्रॉफिट आया, जो हमारे अमीर और गरीब तमाम जो लोग हैं जो डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने 823 अरब रुपए के जो है वो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत को अदा किया सिर्फ 6 माह के अंदर। कैश सरप्लस का एक और हदफ होता है जो सूबों ने दिखाना होता है। 752 अरब रुपए का कैश सरप्लस का हदफ था और सूबों ने 1180 अरब रुपए की सेविंग्स की हैं, विच इज मतलब दे आर एक्सीडिंग देयर टारगेट। और कामरान अगर आप बात करते हैं कि अक्सर बात होती है कि सूबों के पास पैसा बहुत ज्यादा, और बलूचिस्तान का मैं हमेशा एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं बलूचिस्तान में जो मसला है वो वसाइल का है, माली वसाइल का। मैं इस चीज को नहीं मानता। बलूचिस्तान ने 6 माह में जितने भी उनके पास, उनकी अपनी हुकूमत के पास जो पैसा था उसमें से भी उन्होंने 42 अरब रुपए की बचत की है, 42 बिलियन रुपीस की। तो बलूचिस्तान डेफिसिट में नहीं है, कोई भी सूबा डेफिसिट में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने 175 अरब रुपया सेव किया है, सिंध ने 353 अरब रुपया सेव किया है और पंजाब ने 609 अरब रुपए की सेविंग की है। तो प्रोविंसेस आर रिच इन रिसोर्सेज और वो सेविंग्स भी कर रहे हैं, ऑल दो अंडर द IMF प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एक और था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने जो टैक्स रेवेन्यूज कामरान हासिल करने थे वो भी उन्होंने, उसका हदफ था वो भी एक्सीड किया। अब जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है दैट इज द FPR और FBI से जुड़ा जो दूसरा हदफ है वो दोनों एक दफा फिर हासिल नहीं हो सके। 6 माह का हदफ था उनका 6490 अरब रुपए का, 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया जो फर्दर वाइडन हो गया जनवरी के महीने में। बट ये भी डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट था। अगर एक्चुअल से देखें कोई 650 अरब रुपए का इनका शॉर्टफॉल है। IMF ने पहले भी लगता है यहाँ पे आंख बंद की हुई थी, अभी भी शायद कर लेंगे। और आपको याद होगा ताजिर दोस्त स्कीम होती थी जिसके तहत इन्होंने सालाना कोई इन्होंने 50 अरब रुपए पिछले साल लेना था ताजरों से, नहीं ले सके कोई, मेरा ख्याल 1 अरब रुपया भी नहीं आया था, मुझे अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, चंद सौ करोड़ रुपए थे। उसमें जो अब डेवलपमेंट ये हुई थी, जब उन्होंने देखा ये तो ताजरों वाली तो कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा ये स्कीम ही गलत बनी थी, अब हम नई स्कीम लेके जाएंगे, IMF के पास नए नंबर्स होंगे। तो उन्होंने कहा जो क्यूमुलेटिवली तमाम ताजरों से, ट्रेडिंग सेक्टर से, नॉट सिर्फ ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेक्टर से हमें जो पैसा आएगा उसकी बेस के ऊपर हम IMF से हदफ तय करेंगे। वो हदफ तय हो जाता है IMF के साथ, वो गालिबन को 300 बिलियन प्लस का इनका था हदफ। और उसमें इन्होंने डाला क्या, आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो भी ट्रेडिंग में डाल दी हैं। कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे PSO भी ट्रेडिंग के बिजनेस में है, कुछ और उनको भी डाल दी। इसके बावजूद भी ट्रेडिंग सेक्टर से ये जो जितना इनका हदफ था IMF ने दिया था वो भी इनका वो हासिल नहीं हो सका। मैं जनरली एक ओवरऑल सवाल भी करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, बावजूद इसके कि जो भी मुश्किल उनकी शराइत हैं या जो भी इशूज़ हैं, बट ओवरऑल अभी तक आप देखें स्टार्टिंग फ्राम दिस इनिशियल एग्रीमेंट, फिर बाकी जो किस्तें जारी हुई, ये एज पर शेड्यूल ही जा रहा है। तो डू यू थिंक कि ओवरऑल इट अपेयर्स कि शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसलिए भी कॉन्फिडेंट है कि आपकी जो अलाइनमेंट है विद पावर्स दैट मैटर्स, यानी कि अमेरिका, उसके साथ बड़ी ज़बरदस्त है, और शायद इस वजह से जो IMF है, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मिस है ये FBR का जो टारगेट है, लेकिन IMF शायद उसको नज़रअंदाज कर देगा। डू यू थिंक उसकी ये भी एक वजह है क्योंकि IMF को भी पता है कि आजकल हमारी ट्रंप इंतजामी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा तंग नहीं करना। देखिए कामरान,
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसकी नेचर पॉलिटिकल है, आपसे बेहतर कौन जानता है ये बात, लेकिन उसके हम फिर एडेड एडवांटेज भी ले लेते हैं। अभी कल ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से उनकी यहाँ पे जो यूएस की चार्ज द अफेयर्स हैं उनकी मीटिंग हुई और वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए जो वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ जाएंगे तो उसके ग़ालिबन उसी कॉन्टेक्स्ट में वो मीटिंग भी थी। तो अगर पाकिस्तान इतना बड़ा जो इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का उसको सपोर्ट कर रहा है, बावजूद उसके उनको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म है, प्रेशर भी है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिल जाएगी। अगर तो आप बात करें कुछ फिजिकल टारगेट्स की तो बाय एंड लार्ज परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, नंबर्स की हद तक ठीक है, चाहे लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई, वो अपनी जगह पे, लेकिन नंबर्स कुछ ठीक हैं। अब जहां पे आईएमएफ इनको टफ टाइम दे सकता है, क्या दे पाता है या नहीं वो एक अलग बात है, वो इस्लाहात का एरिया है। पावर सेक्टर बुरी तरह तबाह हुआ है, रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, उसकी कमेंट्री के अंदर। बाकी शोबों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिर 2-3 एरियाज जहां पे कामरान आईएमएफ का बड़ा फोकस होगा इस रिव्यू के अंदर। पाकिस्तान ने सॉवरन वेल्थ फंड बनाया था जिसका मकसद ये था कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हैं उनके जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज हैं उनके असासे जो हैं इसमें डाले जाएंगे इस फंड के अंदर 7 कंपनियों के, और फिर वो मुत्तहदा अरब अमारात को या कोई जो भी गल्फ कंट्रीज में इंटरेस्ट है उसको भेज दिया जाएगा। उसके ऊपर आईएमएफ की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। वो जो कानून है उसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स पाकिस्तान कमिट कर चुका है आईएमएफ के साथ उसको लेके। एसेंशियली वो जो वेल्थ फंड है उसको ये स्केल बैक कर रहे हैं। बट एक डेवलपमेंट ये भी जिसका इसहाक डार से खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूएई पाकिस्तान के अंदर कोई $1 अरब के शेयर्स खरीदना चाह रहा है पाकिस्तानी कंपनियों के। लाइकलीहुड ये कि शायद फौजी फाउंडेशन के वो $1 अरब के शेयर खरीद, विच इज गुड। अगर फौजी फाउंडेशन एक प्रॉफिटेबल, उसके बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स हैं और उसमें अगर यूएई की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। बट सॉवरन वेल्थ फंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनको ख़त्म करना, उसका एक प्लान देना, उसके हवाले से वो एक टफ एरिया है। और फिर जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसके तहत कुछ नए अहदाफ पाकिस्तान ने तय किए, उसकी आईएमएफ माइन्यूटली उसकी मॉनिटरिंग करेगा, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो इनकी बाय एंड लार्ज ट्रैक के ऊपर है। कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल इतने बुरे अभी इनके हालात नहीं है कि शायद। बट इन एनी केस हम आईएमएफ का जो ज़ाहिर है कि जब आएगा ये मिशन उस पर नजर रखेंगे और आपको आएंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक ऐसी खबर का जो मेरे ख्याल में इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, उनकी रियासत के लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल यानी कि 13 फरवरी को न्यूयॉर्क की एक मकामी अदालत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि मेरे ख्याल में भारत और उनकी जो रियासत है, उनके जो खास करके खुफिया एजेंसियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। क्योंकि एक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता, अलमारूफ जिसे निक भी कहते थे, उसने एतराफ़ किया है कि 2023 में जो एक सिख रहनुमा थे गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनको कत्ल करने की उन्होंने एक नाकाम जो साजिश की थी, और उन्होंने 3 जो एतराफ़े जुर्म किए हैं। और इसका जो पस मंज़र है इस सारी स्टोरी का वो ये है कि 2023 में निखिल गुप्ता को टास्क दी, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उनके एक अफसर थे यादव, वो ये खुद अमेरिका की जो अदालती दस्तावेजात हैं वो ये बता रही हैं, और टास्क उनको ये दिया गया कि वो अमेरिका में हायर करें जो किराए के कातिल हैं और निशाना बनाएं गुरपतवंत सिंह पन्नू को। अब हुआ ये कि जो ये निखिल गुप्ता थे, उन्होंने राब्ता किया वहां पर जो किराए के कातिल हैं, और जिस किराए के कातिल से या वहां से लोगों से राब्ता किया, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो अमरीकी खुफिया एजेंसी का ही एक सोर्स था, कॉन्फिडेंट था, कि जिसको उन्होंने राब्ता किया और $15,000, $1 लाख में कहते हैं डील हुई। $15,000 जो है वो उन्होंने ट्रांसफर भी किए, लेकिन क्योंकि वो जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का ही एक सोर्स था जिससे निखिल गुप्ता ने राब्ता किया कि आपने इस सिख रहनुमा को जो न्यूयॉर्क में रहता है उसको कत्ल करना है, और वो खबर फिर उनको मिल गई और वो सारा जो प्लॉट है वो अनअर्थ हुआ। और उसके बाद इस निखिल गुप्ता को जून 2023 में गिरफ्तार किया गया चेक रिपब्लिक से, और उसके बाद उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था, और अब शहबाज 29 मई को सजा सुनाई जाएगी कि इतराफ़े जुर्म कर लिया है। और बताया यही जा रहा है कि ये जो तीनों जराइम एक्सेप्ट किए हैं उसकी कुल मिलाकर 20 से 24 साल तक सजा हो सकती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो इसमें रॉ का एजेंट था यादव, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो स्टिल एट लार्ज है। तो यहाँ पर बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हम खुद बात नहीं कर रहे, बल्कि जो FBI ने जो स्टेटमेंट जारी किया है
उसमें खुद FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं आप जरा सुने। वो कह रहे हैं, एट द डायरेक्शन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय निखिल गुप्ता प्लॉटेड टू असैसिनेट a US citizen on American soil, facilitating a foreign adversary's unlawful effort to silence a vocal critic of the Indian government. ये FBI के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने बाकायदा तौर पर अदालत में ये बयान दिया है। कामरान, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। आई होप कि इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने जो यादव है ये गालबन इंडिया में ही होंगे ना, इंडिया में इनकी एक्सट्रेडिशन के लिए भी इन्होंने राब्ता किया होगा। इससे एक और जो चीज़ हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में जो रिमाइंड हमें आती है, हमारे माइंड में आती है, वो है कुलभूषण यादव का केस। वो भी इससे मिलता जुलता ही केस है। वो स्पाइंग भी कर रहा था, उसकी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। तो ये जो निखिल गुप्ता को इन्होंने पकड़ा है, तो क्या ये एक बंदे को ही मारने का इसको टास्क मिला था? क्योंकि इस किस्म की एक्टिविटीज़ इन्होंने कनाडा में भी की, अमेरिका में भी, तो ये पकड़े गए। बहरहाल यूके के अंदर भी कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई थी। ओवरऑल इसका स्केल क्या है? इट वाज लिमिटेड टू अ सिंगल पर्सन या ये ब्रॉडर? ये सिंगल पर्सन के लिए लिमिटेड नहीं था। आई थिंक ये जो जितने जो सिख रहनुमात है, जो खालिस्तान मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, और इससे पहले जो हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में असैसिनेशन हुई थी, ये उसी ब्रॉडर प्लॉट का हिस्सा था। और ये सिर्फ इधर तक महदूद नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यूके में भी कहा जाता है कि कुछ इन्होंने टारगेट किया। एंड इवन इसी असना में ये ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उनका बाकायदा तौर पर ये एक टेम्पलेट था कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करनी है और अपने इंडिया से बाहर जाके करनी है। और पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 साल के अंदर मेरे ख्याल में 22-23 ऐसी मुख्तलिफ असैसिनेशंस हुई हैं जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस थी। और शुरू में तो हम शायद रिलक्टेंट थे, लेकिन ये कनाडा वाला केस जब सामने आया, ये अमेरिका वाला केस सामने आया, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर कुछ अर्सा पहले 1-2 साल पहले बाकायदा फॉरेन ऑफिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर हमने डोसियर्स भी भेजे कि देखें इंडिया किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम हमारा ये है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लगता ही है कि पिंच ऑफ सॉल्ट से लेते हैं कि नहीं, ये तो अपने आप से ना अपने दाखिली मामलात को छुपाने की कोशिश करें या इनकी ज़ाती अपने मसाइल हैं। लेकिन जब अमेरिका जो ये कह रहा है और FBI इस वक्त के जो डायरेक्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, काश पटेल जो हैं, ये FBI के डायरेक्टर FBI के इंडियन ओरिजिन के हैं, और उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर अगर आप देखें ये स्टेटमेंट एक्स पे भी जारी किया गया। बाकायदा तौर पर ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये अवेलेबल है, और उसमें उनकी तो ज़ाहिर जो एजेंसियां हैं, इदारे हैं, वो इसको एज सक्सेस के तौर पर कर रहे हैं कि अमेरिका का कोई भी जो शहरी अगर उसको कहीं भी कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा तो वी विल हंट दोज पीपल डाउन। कांग्रेस के इनके ऊपर 3 चार्जेस थे ना, वो 3 चार्जेस कौन से हैं जो निखिल गुप्ता ने जो है वो उन्होंने उसका कन्फेस भी किया है, जो इन्होंने एडमिट किया है, जो कोर्ट के ये जो डॉक्यूमेंट्स भी मर्डर फॉर हायर और कॉन्स्पिरेसी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो पैसे ट्रांसफर किए हैं, और ये तीनों ने एडमिट किया कि मैं ये तीनों ये एडमिट किए हैं कि यस मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। और बाकी जो है मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी और गिवन के इस मौके के ऊपर मेरा ख्याल है कि जो आपको पता है कि ट्रंप जो हैं वो कोई भी जो इस तरह का केस होता है वो उसको अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चाहते तो शायद ये चीज़ें अंडर कवर भी हो सकती थी, बट इसको बाकायदा तौर पर पब्लिक करना और बाकायदा तौर पर जो खुद जो सिख रहनुमा है वहाँ पर लोग मौजूद थे, अदालत में नारेबाजी भी हुई है वहाँ पे, और इवन के जो इनको बाय द वे जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, इनको भारत ने बाकायदा तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इसके बाद उनका ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि असल ये तो फुट सोल्जर जो निखिल गुप्ता को पकड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। असल जो मास्टरमाइंड है वो तो इंडिया में बैठे हैं, वो इंडिया की रियासत है, इंडिया की खुफिया एजेंसियां हैं, उनको कटहरे में लाना है। और उन्होंने कहा है कि जहां तक उनकी स्ट्रगल की बात है, एक अलग जो खालिस्तान सिखों के लिए रियासत है, उसके लिए वो जदोजहद करते रहेंगे, उससे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसमें जो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो रही है, आप समझते हैं कि ये जिस किस्म का केस है, अगर इसमें इंडिया कोऑपरेट नहीं करता यूएस के साथ, तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं इनके ट्रेड रिलेशंस के ऊपर भी हो सकती हैं? ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रंप जो हैं एट टाइम्स इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसको अपनी लेवरेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इवन के इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के भी अब जो तफसीलात बाद में सामने आई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर है। और इनफैक्ट जो राहुल गांधी हैं उन्होंने तो यहाँ तक पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया वर्ड कि इस डील के तहत आप कह सकते हैं कि अपनी माँ को बेच दिया हमने, कि इस तरीके से इतने सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि यहाँ पे तो ट्रंप जो है वो हमारे पे हावी हो गए हैं, हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए। तो ये लेकिन ये शो ज़रूर करता है कि जिस तरीके से इसको पब्लिसाइज किया गया है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है,
कि टेंशन अभी भी इंडिया और जो अमेरिका है उनके दरमियान बरकरार है। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा कि जी हम दहशतगर्दी की स्पॉन्सर करते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे पे इल्ज़ाम भी लगाए गए और अमेरिका ने भी उसको इंडोर्स भी किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी अमेरिकी अदालत ने इस तरीके से पाकिस्तान के किसी रियासती इदारे को इम्प्लीकेट किया हो। ऑन दी अदर हैंड इंडिया का जो ये खुफिया एजेंसी रॉ है और उनके जो इदारे हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, यहां पर अमेरिकी अदालत जो है उसने उसको इम्प्लीकेट किया। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे उस खबर का जो अफगान तालिबान के लिए मेरे ख्याल में अच्छी खबर नहीं है, और वो खबर आई है न्यूयॉर्क से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 फरवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास का एजेंडा ये था कि अफगान तालिबान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, क्या उन्हें हटाना चाहिए या जो करंट रिजीम है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो खबर यह है कि इसके हवाले से जो अमेरिका है उसने बाकायदा तौर पर जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रिपेयर की और फैसला यही किया गया कि जो अफगान तालिबान के ऊपर जो ऑलरेडी सैंक्शंस हैं उसको 1 साल के लिए मजीद उसकी तौसी दे देनी चाहिए। इसमें जो सबसे अहम नुकता है, तमाम के तमाम जो 15 मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, उन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनका इस बात पर कंसेंसस है कि अफगान तालिबान ने पिछले ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं उनको इक़्तिदार में आए, कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है क्योंकि हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। और मेरे ख्याल में तौर पर ये करारदाद 15 उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोगों का ख्याल है कि शायद रूस चीन की पॉलिसी अफगान तालिबान को लेकर के मुख्तलिफ है, लेकिन इस केस में रूस और चीन ने भी इस करारदाद के हक में वोट दिया है, जो उनकी एंगेजमेंट बाकी मुल्कों के मुकाबले में जरा बेहतर। दैट शोज कि अफगान तालिबान को लेकर के जो कंसर्न्स हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर लगता ही है कि कंसेंसस बन रहा है। कामरान, इसमें जो बुनियादी 3 वही इश्यूज हैं ना इनके, कि मिलिटेंट ग्रुप्स की जो प्रेजेंस है वो आज भी है, और जो दोहा एग्रीमेंट था उसकी ये वायलेशन है, क्योंकि उसमें ये तय पाया था कि अफगान तालिबान जो है वो अपनी सरजमीन पर किसी भी जो मुसल्लह ग्रोह है उसको वो ना पनाह देंगे और ना उनको अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने देंगे। और पाकिस्तान का भी इस हवाले से यही मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अफगानिस्तान का आपको पता है यूजली आगे से रिस्पॉन्स ये कि ये आपके घर का मसला अपने घर में ये आप देखें, और दूसरा वही 2 बड़े इशूज़, वुमेन राइट्स और इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा ख्याल अब इसको 5 साल हो जाएंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो इसमें इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर कुछ प्रोग्रेस कोई लिमिटेड हुई है या फर्दर चीज़ें डिटीरियरेट हुई हैं? मेरे ख्याल में तो प्रोग्रेस सिवाय इसके कि देखें इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो बिल्कुल कोई उसमें सीन ही नहीं है, अब तालिबान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ख़वातीन के हवाले से जो हकूक़ हैं बल्कि उन्होंने रिवर्स किया है, पहले एश्योरेंसेस दी थी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जो दहशतगर्द ग्रोह है या सिक्योरिटी चैलेंज है उसमें इस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ज़ाहिर करारदाद आई है, उससे चंद रोज़ पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग टीम है जो साल में 2 मरतबा रिपोर्ट जारी करती है दुनिया भर में मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं। और ये जो इस दफ़ा रिपोर्ट सामने आई, जो पहले से भी कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग चार्जशीट है, जिसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान में आज भी मुख्तलिफ दहशतगर्द जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। दाइश के हवाले से कहा है कि यस, अफगान तालिबान ने कुछ उनके खिलाफ एक्शंस लिए हैं, लेकिन बाकी जो ग्रुप हैं, खास करके कलदम टीटीपी को आज़ादी हासिल है, वहाँ पे वो उनको एक खुले तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है जो पहले इस रिपोर्ट में नहीं थी, जो चीन को जिससे कंसर्न है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो जंगजू हैं या दहशतगर्द हैं, जिनको बदख्शां सूबा जो चीन के साथ लगता है, पहले अफगान तालिबान ने उनको वहाँ से हटा दिया था। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बताया है कि एक मरतबा फिर ये जो ETIM के लोग हैं ये बदख्शां सूबे में जो चीन के पास है वहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, और वहाँ के जो इनके जो भी मेंबर्स हैं वो अब बाकी जगहों पे जो इनके फाइटर्स हैं सीरिया वगैरह में, उनसे वो कहा है कि वो आ जाएं वापस ताकि सिंकियांग में हम दोबारा से जहाद का आगाज करें। तो ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज मौजूद है। तो इसी वजह से चीन भी जो है वो, पहले शायद चीन की अप्रोच डिफरेंट थी कि हम इनको एंगेज करेंगे, इनको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो मे बी ये हो सकता है कि अपनी पॉलिसी तर्क कर दें, बट ऐसा हो नहीं रहा। और यही वजह है
कि अफगान तालिबान के खिलाफ ये जो रिजीम है उसको एक्सटेंड करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने जो इसके हक में वोट दिया तो उसने ज़ाहिर है कि पूरी अपनी तौजीह पेश की, रेफरेंस भी दिया जो पाकिस्तान में जो बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसका किया पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने। फिर BLA और पाकिस्तान का ख्याल है कि दाइश और ये TTP वगैरह ये भी सारे इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने के बाद जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं UN में, इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये कहा कि अब ये जो चॉइस है ये अफगान तालिबान के पास है। उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो इसी तरीके से इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार रहना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल दुनिया से तन्हा, या फिर ऐसे इकदाम करें ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और एक अपने मुल्क को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे लेके बढ़ सकें। यानी कि चॉइस उनके पास क्लियर है। लेकिन जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो करारदाद है 15-0 से जो पास की गई है, तो क्लियरली वर्डिक्ट यही है कि अभी तक तो अफगान तालिबान ने जो रास्ता चुना है सिवाय इंटरनेशनल आइसोलेशन के उसमें और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।